हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं क्या? हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आई होप कि आप भी बढ़िया ही होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क पावर और एनर्जी। क्लास 11 फिजिक्स का ये चैप्टर है। वर्क पावर और एनर्जी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी लंबा चलने वाला चैप्टर है। लंबा इन द सेंस कि हमारी लाइफ में जब भी हम साइंस की फील्ड में वर्क करेंगे, ये तीनों टर्म्स आपको हमेशा दिखाई देती रहेगी, है ना? वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आप देखिए, कंपैरिजन करें, वैसे तो सभी है बट वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, ये दो ऐसी टर्म हैं जो अब हमें पता चल गया है कि ये दोनों लगभग लगभग सेम है। किसमें सेम है? इनके यूनिट सेम, इनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। और क्या सेम है? वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, यानी कि वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में चेंज करे जा सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। छोटी छोटी से पहले डेफिनेशन सीखें कि आपने क्लास 10th में क्या सीखा होगा। आपने क्लास 10th में इनकी डेफिनेशन क्या सीखी होगी? जैसे कि वर्क क्या है, तो वर्क इज अ प्रोडक्ट सीखा होगा। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हमने कहा कि वर्क यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो उसको हमने क्या नाम दिया? वर्क। पावर क्या कहा? पावर को इस तरीके से हमने समझा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका नाम हम रखने वाले हैं पावर। और एनर्जी क्या है? एनर्जी है सर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जरा इन टर्म्स को पहले आप अपने दिमाग में ठीक से समझे तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। पहले ठीक से समझे कि मैं क्या समझाने वाला हूं। मैं ये कहने वाला हूं कि वर्क क्या है, तो आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर इसमें थोड़ा सा और डीप स्टडी करेंगे। क्या हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क होगा कि नहीं हुआ? फोर्स होगा, फोर्स अगर नहीं हुआ तो वर्क होगा कि नहीं होगा? फोर्स जब लगाया जाएगा, जिस पॉइंट पर लगाया जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कुछ और वेराइटीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट वर्क। पावर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पावर मतलब आप ऐसा समझ लो किसी हैवी हैवी चीज की बात कर रहे हैं, हैवी टर्म की बात कर रहे हैं। पावर हैवी टर्म नहीं है। देखो इसका क्या नाम है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो जितना फास्ट काम कर रहा है उसकी पावर उतनी ज्यादा है। पावर का संबंध ताकत से नहीं है। मैं उस पावर की बात नहीं कर रहा, है ना? वो बहुत पावरफुल इंसान है, पावरफुल इंसान है मतलब भाई वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मतलब हेवी काम नहीं कर रहा है, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है। पावरफुल पर्सन मतलब कम टाइम में ज्यादा काम करना। पावर के डेफिनेशन को आप इधर मत कनेक्ट कर देना बच्चे, है ना? साइंस में कहा कि यदि कोई चीज बहुत फास्टली काम कर रही है, इसका मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा है। जैसे कंप्यूटर को हमने, कंप्यूटर इज अ पावरफुल मशीन। पावरफुल मशीन क्या करता है? क्या पावरफुल क्या लोगों को उठाता है इस तरीके से, हैवी चीजों को उठाता है? नहीं। पर यूनिट टाइम में या पर सेकेंड वो मल्टीपल वर्क, या ये कहें कि रेट ऑफ डूइंग वर्क उसकी ज्यादा है, वो पर सेकेंड में बहुत ज्यादा काम कर सकता है। दैट्स वाई वो पावरफुल है, उसकी पावर ज्यादा है, रेट ज्यादा है, उसकी काम करने की रेट ज्यादा है। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई काम करना है, मैं उस काम को कर रहा हूं, और मान लो कि वही काम कोई मशीन भी कर रही है। जस्ट लाइक कि मुझे कहीं पर एक गड्ढा करना है, गड्ढा होल करना है, तो मैं जैसे काम कर रहा हूं, मैं गड्ढा करने गया तो मुझे 4 दिन लग गए। वही काम मशीन ने 4 मिनट के अंदर कर दिया होगा। कोई मशीन के पास क्या ज्यादा है? पावर। काम तो उतना ही हुआ, परंतु मुझे ज्यादा समय लगा, उसको कम समय लगा। मेरे काम करने की रेट कम थी, उसके काम करने की रेट ज्यादा थी, इसलिए उसकी पावर ज्यादा है और मेरी पावर कम है। ये है पावर। नेक्स्ट टर्म है एनर्जी। भाई कोई भी चीज दुनिया में अगर किसी तरीके का वर्क कर सकती है, या उसमें कार्य करने की कोई सी भी क्षमता है, तो उसको आप एनर्जी कहेंगे। उसके पास कैपेसिटी है जिससे वो वर्क कर सकती है।
उसके पास कैपेसिटी जिससे वो क्या कर सकती है बच्चे, वर्क कर सकती है। तो आ जाए ये कुछ टर्म्स जो हमें ठीक से याद रहे तो हमारा चैप्टर का शुरुआत सही होगा, और चैप्टर का शुरुआत सही हो गया तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजें सीख जाएंगे। द फर्स्ट टर्म इज वर्क। द फर्स्ट टर्म इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द वर्क। वर्क क्या है, कैसे डिफाइन किया गया, तो वही वर्क इस तरीके से समझे। वैसे तो ये डॉट प्रोडक्ट है, कहा जाए तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। भाई एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है जिसको आपने वर्क कहा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है जिसको हमने क्या कहा है, वर्क कहा हुआ है। सो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका हमने कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वर्क है। कुछ इस तरीके से समझे कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है बच्चे, उस बॉडी के ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट एस ट्रेवल किया, वो डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है। किसके डायरेक्शन में है बच्चे, फोर्स की डायरेक्शन में है। तो मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू एफ एस। जब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बनाइए, जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो बॉडी जो वर्क करी होगी वो वर्क कितना होगा, एफ एस। डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा लिखा जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है, पहले समझे कि इस वर्क को क्या यही तरीका है जिससे कैलकुलेट किया जाएगा। दुनिया में फोर्स ही एक तरीके का नहीं है बेटा, फोर्स भी अलग अलग तरीके के हैं। तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो पहले इस चीज को अपने दिमाग में सेट करिए कि वर्क अलग अलग जगह से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला पहला जो तरीका है वर्क का वो हमने कहा कि सर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। पर ये तब वैलिड है बेटा जब हमारा फोर्स कैसा हो, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो। किसी चीज को अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगाएं, देखो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ एस, इंटायर डिस्प्लेसमेंट जब तक हुआ, जब तक इस पर एफ ही फोर्स लग रहा था यानी कि फोर्स कांस्टेंट था, इन दैट केस वी कैन यूज ओनली द एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पॉसिबल है, इसलिए वर्क डन भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉसिबल है। जब कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क निकालने का फॉर्मूला ये है, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल फोर्स हो तो हमें वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस करना पड़ेगा, जहां पर एफ कैसा है बच्चे, वेरिएबल। एफ कैसा है, वेरिएबल। सर ये वेरिएबल फोर्स कहां देखने को मिलेगा, बेटा वेरिएबल फोर्स तुम्हें वहां देखने को मिलेगा, जस्ट मान ले कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को जब मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स, where x is elongation and k is a spring constant। और नेगेटिव फोर्स आता है ये, अरे हाँ कि ना, अगर आप इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग का फोर्स नेगेटिव फोर्स है। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स इज डिपेंड ऑन एक्स, यानी कि स्प्रिंग को जैसे जैसे आप खींचना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे वो जो फोर्स लगा रहा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वो वेरिएबल फोर्स है, वो कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कांस्टेंट है हर जगह, mg, हर जगह mg, पर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो जब फोर्स वेरिएबल हो तो हमें वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेना पड़ेगी। किसकी मदद लेंगे, इंटीग्रेशन की। और इसी को ग्राफ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वर्क इज एरिया ऑफ, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये दूसरा तरीका है जहां से आप वर्क को कैलकुलेट करेंगे। पहला तरीका फोर्स कांस्टेंट है, एफ एस कॉस थीटा। दूसरा तरीका यदि फोर्स वेरिएबल तो इंटीग्रेशन एफ डी एस। यहां पर भी वेक्टर तो लगाना ही चाहिए हमें जब फोर्स वेरिएबल हो। और क्या निकाल सकते हैं, एरिया, एफ एस ग्राफ का एरिया, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया कवर्ड है बच्चे, वो तुझे वर्क कैलकुलेट करके दे सकता है। दिस इज द वर्क। अरे आया क्या, बहुत बढ़िया।
तीसरा तरीका जिससे वर्क और कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो तरीका ये है बच्चे, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर कहीं वर्क हुआ है, मैं ऑल द फोर्सेस की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का भी इंपॉर्टेंस है, फोर्स का भी इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं, उन्होंने जो भी वर्क किया हुआ है, वो वर्क उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है। इसी को हम आगे नाम देंगे बेटा, इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, मैं भी सारे फोर्सेस की बात करूंगा, क्योंकि बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ है। तो ये कुछ ओवरव्यू है जिससे हमें पता चलता है कि वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम टाइम अगर हमें फोर्स न दिया हो, तो हम काइने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचे, या फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ सवालों की चर्चा भी करेंगे, जिसमें बहुत आसानी से वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वे है। पहला तरीका हमने कहा कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। ये कब है? जब वर्क कैसा हो बच्चे, फोर्स कैसा हो मेरा, कांस्टेंट। फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। और देखो, हमने कहा वर्क ये है। वर्क के बारे में और क्या जानते हैं भाई? एक और चीज समझो, जो नेचर ऑफ वर्क है, जो नेचर ऑफ वर्क में कहूं, वो बेटा तीन तरीके का हो सकता है। आइदर वर्क डन आपका पॉजिटिव हो सकता है, आइदर वर्क डन मेरा नेगेटिव हो सकता है, आइदर मेरा वर्क डन हो सकता है जीरो। यानी वर्क डन के तीन टाइप पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या है? सोचिए, जब किसी बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस किया जाए और उस पर एफ फोर्स लगे, उन दोनों बीच का एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 है, और थीटा लेस देन 90 यानी कि कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कॉस थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर देगा। तो जब थीटा मेरे पास एक्यूट होगा, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेस देन 90 होना। मैं जीरो नहीं कह रहा हूं, जीरो होगा तब तो मैक्सिमम फोर्स होगा। दूसरा मेरे पास नेगेटिव वर्क डन है। समटाइम हमें देखने को मिलेगा कि हम फोर्स कहीं और लगा रहे हैं। देखो कितना अजीब टाइप की बात सिखा रहे हैं सर, है ना? फोर्स कहीं और लगा रहे हैं, बॉडी कहीं और डिस्प्लेस हो रही है। इज इट पॉसिबल? यस। इज इट? ये पॉसिबल है कि आप फोर्स कहीं और लगाएं और बॉडी कहीं और डिस्प्लेस हो, क्योंकि आप वर्क निकाल रहे हैं। आप वर्क निकाल रहे हैं, तो आप जिस फोर्स का यूज कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है? एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार है, जो आगे की तरफ एफ फोर्स से चल रही है, और उसके तरफ वो जहां चल रही है, वहां पर फ्रिक्शन है बच्चे, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे। अगर मैंने आपसे पूछा कि फ्रिक्शन ने वर्क डन कितना किया, तो फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा? नेगेटिव वर्क डन आएगा। बॉडी कहाँ डिस्प्लेस हो रही है? आगे। कार कहाँ जा रही है? आगे। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, इसका पॉजिटिव आएगा। सो जब थीटा, थीटा इज एंगल, जब थीटा जो एंगल है बच्चे वो ग्रेटर देन 90 हो जाए, इन दैट केस हम ये पाएंगे कि वहां पर वर्क डन नेगेटिव है। मैक्सिमम केसेस में होता है, बहुत केसेस में। जब आप किसी को ऊपर उठा रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया, जब मैं ऊपर उठा रहा हूं, तो ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही होगी? नीचे। mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है? ऊपर। इन दैट केस वर्क इज नेगेटिव। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है, पर ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। तो जब एंगल इज ग्रेटर देन 90, द वर्क डन इज नेगेटिव। And the zero work done is a very very important when the force and displacement are perpendicular to each other। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर बच्चे 90 डिग्री पर होंगे, इन दैट केस वर्क डन इज जीरो। देखो यहाँ पे वर्क को समझना जरूरी है। ऐसा कभी कहीं जरूरी नहीं लिखा हुआ है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा ही होगा। देख, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, पर वर्क नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने एग्जाम्पल सुना हो कि यदि मैं किसी लगेज को अपने सर पे रख के चल रहा हूं,
तो ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी? नीचे। और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है? हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरीके से सर पे रख के चल रहे हैं इधर। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। वर्क डन कितना आया? 0। जीरो वर्क डन के और कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये देखो सिंपल पेंडुलम, अगर मैं पेंडुलम इस तरीके से लटका दूं, यहां पर आप जानते हैं इधर टेंशन फोर्स लगेगा, और ये जो है इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा। इन दोनों के बीच का एंगल फिर से 90 है, यानी कि टेंशन फोर्स का वर्क डन यहाँ पर 0 है। फिर टेंशन फोर्स का वर्क डन 0 है। ऐसा ही आप वहां पर भी देख सकते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जबकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर रहा होगा। इन दैट केस द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। तो वर्क डन 0 हो सकता है, भले ही फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तब भी वर्क डन 0 हो सकता है। अगर उनके बीच का एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में आ जाए तो तब भी ये पॉसिबल है कि वहां पे वर्क नहीं हुआ हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर पावर या एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, वो किसी और एंगल से ट्रांसफर हो सकती है, किसी और मायने में ट्रांसफर हो सकती है। तो मोटा मोटा हमारा जो वर्क का डेफिनेशन है वो हमें ये कह रहा है बच्चे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है पर तरीके से। और ये कुछ और तरीके हैं जिससे हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो इसे याद रखें, इस चैप्टर में हम वर्क निकालने के लिए यहां से शुरुआत करिए, वहां तक पहुंचेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम तक। अब देखो, एक बात मेरे मन में आई, वो ये थी बच्चे, जरा बताएं इसे। मान लो यहाँ पर एक वॉल है, वॉल दीवार, और यहाँ पर एक बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर किसी ने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, इस बॉडी पर फोर्स लगाया एफ। क्या वर्क हुआ? वर्क के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो कई बच्चों ने सोच लिया सर बॉडी डिस्प्लेस तो नहीं हुई। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई तो सर वर्क का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सीख कर आए हैं फोर्स इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेट वेट कर बेटा, फोर्स जिस पॉइंट पर लगाया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? इधर लिखते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वह पॉइंट जिस पर आपने फोर्स लगाया है, पॉइंट ऑफ एक्शन। ये भी तो हो सकता है कि ये बॉडी थोड़ा सा यहां से इस तरीके से दब गई हो, इस फोर्स की वजह से थोड़ी डिफॉर्म हो गई हो, तो ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है ये यहां से यहां आ गया हो। देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे बॉडी का चलना जरूरी नहीं है, वो फोर्स जिस जगह पर लगा रहा है अगर वो पॉइंट भी डिस्प्लेस हो गया तब भी वर्क हुआ होगा। हालांकि मैक्सिमम केसेस में हमारे सिलेबस में, हमारे खासकर 99% केसेस मान लो, 99% केसेस में हम बॉडी को रिजिड बॉडी सपोर्ट करेंगे कि बॉडी रिजिड है, दब नहीं सकती, इलांगेट नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकती, अपने डिफॉर्म नहीं हो सकती। रिजिड बॉडी तो वही है ना, डिफॉर्म नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम टाइम जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ऑफ एक्शन का। पर सम टाइम अगर बॉडी इलास्टिक हो तो क्या पॉइंट ऑफ एक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? इस समय वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क जीरो नहीं होगा। फिर क्या बात हुई? फिर कहा हाँ सर पॉसिबल है कि वर्क जीरो ना हो, पॉइंट ऑफ एक्शन को ध्यान देना चाहिए। वर्क देखने के लिए पॉइंट ऑफ एक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना चाहिए। साथ में यदि मैं आपसे कहूं बच्चे कि ये बॉडी है और ये बॉडी के ऊपर मैंने सपोज यहां पर एफ फोर्स लगाया, और ये बॉडी कुछ मायने में इस तरीके से डिस्प्लेस हुई, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस हो गया। कितना हो गया बच्चे? एस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मैंने कहा कि बताओ भाई साहब इस बॉडी में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? सारी फोर्सेस का वर्क डन मैंने आपसे पूछ लिया कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, यानी कि सारे फोर्सेस ने क्या वर्क किया वो निकालिए इंडिविजुअली। यानी कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय एफ फोर्स। अरे हाँ कि ना? इतने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। यस, बॉडी पर नीचे ग्रेविटी जिसको आप एफ जी बोलते हैं, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जिसको एन कहा जाता है।
अब यहां पर इस बॉडी के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर। एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री। वर्क डन क्या आया? जीरो। इसका वर्क डन क्या आया? जीरो। इसका वर्क डन क्या आया भाई? यहां पर देख, फोर्स कहाँ है बच्चे? नीचे। बॉडी कहाँ जा रही है? आगे। इसका वर्क डन भी जीरो। अरे 90 डिग्री है बच्चे, पाई/2 एंगल, वर्क डन जीरो। तीसरा फोर्स एफ। अब ये जो फोर्स है एफ, जरा ध्यान से देखो। क्या इस एफ फोर्स की वजह से अगर मैं बॉडी को देखूं कि बॉडी किधर चल रही होगी, तो बॉडी को तो इधर चलना चाहिए क्योंकि फोर्स तो इधर लग रहा है। ये बॉडी इधर जाना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, पर ये बॉडी तो आगे की तरफ जा रही है। तो यहां पर जो वर्क निकालने को कहा जाएगा एफ फोर्स की वजह से, जो वर्क निकालने को कहा जाएगा, उसमें आप एफ इंटू एस करोगे कि एफ इंटू एस कॉस थीटा करोगे? फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर की तरफ जाना चाहिए ना, बॉडी तो आगे की तरफ जा रही है। तो हम इन दैट केसेस हम फोर्स के दो कंपोनेंट इमेजिन करते हैं। देखना ये टर्म कैसे बनी है। हम फोर्स के दो कंपोनेंट इमेजिन करते हैं कि एक कंपोनेंट इधर रहा होगा जिसका नाम होगा एफ कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर रहा होगा जिसका नाम होगा एफ साइन थीटा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये है एफ एक्स और ये है बच्चे एफ वाई। अब मैं आपसे कहूं कि वर्क डन आपने निकाला एफ की वजह से, अलग अलग निकालो। वर्क डन बाय एफ का एक्स कंपोनेंट, वर्क डन बाय एफ का वाई कंपोनेंट निकालिए। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है बेटा? एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही फोर्स का वो कंपोनेंट उठा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लाइक इसी से बना है एफ एस कॉस थीटा। अरे हाँ कि ना, एफ एस कॉस थीटा। फिर मैं कहूं कि ये वाई वाले ने कितना वर्क डन किया? वाई वाला कहां है बच्चे? ऊपर। बॉडी कहां जा रही है? आगे। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। इन दैट केस अगर देखें तो एस इधर है बच्चे और एफ इधर है, एफ वाई ऊपर है। इसका वर्क डन क्या आएगा? जीरो। तो देख, बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और मल्टीपल फोर्सेस का वर्क डन भी पूछा गया। तो वर्क डन जब पूछा जाए, आपको ये याद रखना चाहिए कि वर्क डन किस फोर्स का पूछा गया है, क्योंकि एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग सकते हैं। तो जब वर्क निकाला जाए तो हमें कौन से फोर्स का पूछा है उसे ध्यान देना चाहिए और फिर लग जाना चाहिए। उस फोर्स का वो कंपोनेंट निकालिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि एक बॉडी है अगर मेरे पास बच्चे, और उसके ऊपर इस तरीके से मान लो वो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल अब भी वही थीटा है। इन दैट केस क्या करना चाहिए? इन दैट केस सोच, फोर्स का कंपोनेंट अभी किया था इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले ले इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये जो टर्म है जिसे मैंने इस तरीके से लिखा है, थोड़ा सा इसे हटा दिया जाए। ये जो टर्म है बच्चे, अगर मैं इसे बोलूं तो इसे बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कंपोनेंट ऑफ एस इन डायरेक्शन ऑफ एफ। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, क्या इसी को ऐसे भी लिख सकता है? सोच, इसे एस इंटू एफ कॉस थीटा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, जैसे वो लिखा है उसे लिखते एफ कॉस थीटा इंटू बेटा एस, और इसे हम बोलेंगे फिर कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ एस। फोर्स का कंपोनेंट चाहिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट चाहिए फोर्स के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे। वर्क इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। देखो वर्क में एक टर्म कौन से जुड़ी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट के लिए जो बातें ट्रू है वो सारी बातें लगभग लगभग वर्क के लिए भी ट्रू है। क्यों? सुनना जरा ध्यान से। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब वर्क डन भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नो मैटर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई तो रास्ता क्या था, किस पाथ से आई, उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता। फिर डिस्प्लेसमेंट ही पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं ये ए है ये बी है, तो इधर से गया इधर से गया इधर से गया, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा एस। तो जो वर्क करना पड़ा होगा कहां से कहां जाने में बच्चे, ए से बी जाने में, वो किसी भी रास्ते से जा, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल पर डिपेंड करता है, फाइनल पर डिपेंड करता, नो मैटर वो कहां से गया। दूसरी बात, भाई जो डिस्प्लेसमेंट टर्म है थोड़ा सा हम समझें इसे। एक्सेलरेटेड फ्रेम में, या ये कहो कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। यस, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जरा इसे हटा दूं, कॉपी कर लिया? अरे हाँ या ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन के टाइप पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब? जब इनके बीच का एंगल लेस देन 90, ग्रेटर देन 90। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल, जब आप किसी को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है। जब आप किसी को टेंशन खींच रहे हैं तो टेंशन खींच आगे रहा, हो सकता है कोई चीज पीछे की तरफ जा रही हो तो नेगेटिव है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव है। तीसरा 90 डिग्री एंगल, तीसरा क्या याद रखोगे? 90 डिग्री एंगल है तो वर्क डन क्या है बेटा? जीरो। वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या कहा? फोर्स देखना चाहिए और पॉइंट ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है कि जहां फोर्स लगा वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ। वर्क डन उससे डिसाइड किया जाता है। फिर कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है, क्योंकि एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग सकते हैं। तो आई होप कि आप सब ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो थोड़ा बैक में जाएं और इसको कॉपी करते रहें। सुनने से नहीं होगा, करने से जरूर होगा। कॉपी पेन लेके बैठे और लिखते रहें बच्चे, जो चीज आपको अच्छी लगे। तो हमने कहा वर्क के बारे में। भाई वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई दो ही बातों पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ। दूसरा, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस फ्रेम क्या है भाई? देखिए एग्जांपल के लिए ऐसे समझे बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज वो लिफ्ट में बैठा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उस पर a मान लेते हैं, उस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। इस घटना को एक आदमी ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, उसका दोस्त, और उससे कहा कि बताओ ये लिफ्ट जो इसे ऊपर ले जा रही है, इसने वर्क डन कितना किया? ये है इसका ग्राउंड फ्रेम। तो जहां से आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम, आप जमीन से देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम। टी टाइम में इसका वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू हम निकालेंगे फोर्स, यानी कौन सा फोर्स बेटा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। बॉडी डिस्प्लेस कितनी हुई? अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, यदि कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये कैसे चल रही है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है, तो ऑब्वियसली टी टाइम में ये कितना चलेगी? vt। कितना चलेगी बेटा? vt। तो हमने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, नॉर्मल फोर्स का जो वर्क डन आया है वो नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट vt। अब सेकंड केस सोचिए कि यही लिफ्ट है, वही बॉडी है, वही उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स n है और वही उसकी स्पीड v है। परंतु इस बार ये जो इसका दोस्त है ये इसी फ्रेम में आ गया, यानी कि लिफ्ट की फ्रेम में है। इस बार वो लिफ्ट फ्रेम में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बोलो, लिफ्ट फ्रेम में बोलो, और लिफ्ट अभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है।
और मैंने इस बार पूछा कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बता क्या होगा। भाई वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ने कहा फोर्स ऊपर लग रहा है, बॉडी भी ऊपर जा रही है। इसने देखा कि बॉडी ऊपर तो गई नहीं, क्योंकि ये जिस फ्रेम में है उस हिसाब से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये जमीन पर था, ऐसा सोच कि जब ये जमीन पर था इसने इसको ऊपर जाते देखा, तो कुछ तो हाइट इसने ट्रेवल करी होगी, कुछ तो हाइट ऊपर गया ये। कितनी हाइट ऊपर गया, वीटी। हाँ, कि फोर्स भी लग रहा है, ऊपर भी जा रहा है। लेकिन जब ये इसके अंदर बैठ गया तो इसे पता, इसे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0। अरे इसके लिए तो वो चीज मूव करी नहीं ना, क्योंकि ये उसी फ्रेम में है। और जब इसके लिए मूव नहीं करी तो इसने वर्क डन यहां पर क्या बोला, 0। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। आप कहां से देख रहे हैं उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि ये व्यक्ति बाहर से देखेगा तो लिफ्ट इसे कुछ हाइट पर जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन ये लिफ्ट के अंदर से ही लिफ्ट को देखेगा तो लिफ्ट इसे ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देगी। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। पर फोर्स देखिए, यहां पर भी एन था, फोर्स यहां पर भी एन था, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना इस बात को। फोर्स एन था, फोर्स एन था, पर डिस्प्लेसमेंट यहां पर वीटी था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मेरा वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग फ्रेम में वर्क डन अलग अलग हो सकता है। तो ये बात अगर जितनी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। इतना जरूर याद रखें कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने कहा कि भाई वर्क के बारे में और क्या चीज याद रखें, वर्क जो है वो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर भी डिपेंड करता है, कि वो पॉइंट जिस पर एक्शन हुई वो डिस्प्लेस हुआ या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। और सुन, वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट टू टाइम। इंडिपेंडेंट टू टाइम मतलब कोई काम हुआ, कितनी देर में हुआ, यानी कि कोई बॉडी मूव करी, यहां से यहां गई, कहीं पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है। फिर कितनी देर में गए उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्क डन का टाइम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता। क्या कुछ कुछ मेरी बातें समझ में आई? ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना चाहिए। आओ कुछ बढ़िया से इसके ऊपर सवाल बनाते हैं। सर ने कहा कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, सर ने कहा कि एंगल दे दिया जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ सवालों से इसको और हम डीप में समझें। तो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे, इसे भी हटा दो, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया भाई साहब। अब हमारे बच्चों को डॉट प्रोडक्ट आता है नहीं, लेट्स चेक। कि मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से, एक बॉडी ले लीजिए बच्चे, उसके ऊपर फोर्स लगा दीजिए। पहले आसान क्वेश्चन तो बनाओ, फोर्स लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेट्स से दिस एंगल इज 37। ओहो, 37 याद है ना, 37, 37 वो ट्रायंगल जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 है। ये एंगल कितना होता है बच्चे, 37। ये कितना होता है, 53। याद रखना चाहिए कुछ स्टैंडर्ड बातें। ओके, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा, बॉडी का नाम है ए, बॉडी डिस्प्लेस हुई, मैंने लिखा वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। ऑल दी फोर्सेस यानी कि इसके ऊपर और भी जितने ज्यादा कितने फोर्सेस लग सकते हैं उस सब की वजह से वर्क डन निकालो। एक काम करो, एक और फोर्स लगा दो इसके ऊपर, इधर लगा दो, इधर लगा दो 10 न्यूटन। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे चाहिए वर्क डन बाय 50 न्यूटन, मुझे चाहिए वर्क डन बाय 10 न्यूटन, मुझे चाहिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, मुझे चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। वर्क डन बाय 50 न्यूटन, वर्क डन बाय 10 न्यूटन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। बताएं आ गया क्या?
50 न्यूटन बोलो भाई। सर ने क्या कहा कि फोर्स का कंपोनेंट लेना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे सर डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं। मान लिए बॉडी को डिस्प्लेस भी हुई, कितना डिस्प्लेस करा दो इस बॉडी को, कुछ ले लो नंबर, कितना डिस्प्लेस हुई, 2 मीटर ले लो, बॉडी 2 मीटर डिस्प्लेस हुई। हाँ तो बताओ वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन इसका फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर है तो कंपोनेंट इधर की तरफ लिया जाए बच्चे, क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा 50 cos 37, 50 cos 37 इंटू 2। भाई आंसर तो उससे भी आ जाएगा जिससे आप सोच रहे हैं। किससे सोच रहे हैं सर, अगर मैं इसको एफ एस कॉस थीटा कर देता तो आ जाता। मैंने इसको क्या लिखा है, मैंने इसको लिखा है एफ कॉस थीटा इंटू एस। याद कर, मैंने कहा फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो उसको चला रहा है। ये कहां जा रहा है, आगे। इस फोर्स के दूसरे कितने कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है। वर्टिकल वाला अगर चला रहा होता तो कहां जाता है, ऊपर ना, या आगे जा रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल वाला चला रहा है। अरे आया कि नहीं आया भाई, यस सर नो। चलो बहुत बढ़िया। तो जरा अब इसे सॉल्व करें। ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है। वैल्यू रखो 50 cos 37, cos 37 यहां से निकाल बच्चे। cos 37 की वैल्यू, cos 37, cos क्या होता है, बोल बोल बोल, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। अरे 4/5, cos 37 की वैल्यू डाल दीजिए 4/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा, 2 मीटर। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, इसने इसको मार दिया, 5 10 आ गया, 40 और 80 जूल। द वर्क डन बाय 50 जूल, 50 न्यूटन फोर्स इज 80 जूल। दूसरा वर्क डन बाय 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान से देख, एफ एस कॉस थीटा अगर लगाए बच्चे तो यहाँ पर एफ एस और थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है। कॉस थीटा की जगह कॉस क्या 180 रखना चाहिए। कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव, cos 180 इज -1, तो वर्क डन माइनस आएगा, यानी कि माइनस ऑफ एफ इंटू एस। माइनस ऑफ एफ की वैल्यू 10 है, एस की वैल्यू 2 है, माइनस ऑफ 20 जूल का वर्क डन इस फोर्स ने किया होगा, परंतु उसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। पता भी चल रहा है क्योंकि वो उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बच्चे, आगे की तरफ हो रहा है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन मुझे पता है 0। क्यों 0 बच्चे, ध्यान से देख, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर और बॉडी जा रही है बेटा आगे। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या लिखना चाहिए, आंसर आएगा 0, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एन इज परपेंडिकुलर ऑन एस। सेम टू सेम ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन 0। क्यों 0, ग्रेविटेशनल कहाँ लग रहा है बच्चे, नीचे, बॉडी कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। एंगल कितना है, π/2, यानी कि एफ जी इज परपेंडिकुलर टू एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर खड़े हैं। दैट्स वाई इनका क्या आंसर आने वाला है, इनका आंसर आने वाला है 0। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। क्या बात समझ में आई, कैसे रिजॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने कैसे यूज किया। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि t बराबर 0 पर, एक अच्छा सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 9। बच्चे कोई बॉडी है, जब समय 0 था बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब समय 0 था तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 था, बॉडी रेस्ट में थी। आपको निकालना है, आपको निकालना है इसमें कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं कि बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बॉडी 10 किलोग्राम की है। वर्क डन बाय 10 न्यूटन आफ्टर 2 सेकेंड।
अब निकालो जरा। एक बॉडी है बच्चे जिस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसका बॉडी का मास 10 केजी है। टी बराबर 0 पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0, ये एज्यूम कर लीजिए कि बॉडी टी बराबर 0 पर रेस्ट में थी। आफ्टर 2 सेकेंड बाद इस 10 न्यूटन फोर्स ने इसको कितना आगे किया होगा, फोर्स निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क कैलकुलेट किया जाए, कैसे निकालेंगे? सोचिए, सोचो भाई, कैसे निकालेंगे, कितना चल लेगी। थोड़ा सा मैंने इसमें काइनेमेटिक्स ऐड कर दिया है, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा तो आप काम चला लेंगे, क्योंकि मुझे वर्क चाहिए बेटा। वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक बात तो तय है, फोर्स आगे लग रहा है तो बॉडी भी आगे जाएगी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि फोर्स आएगा F इंटू एस। अगर कहीं से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट कहां से लेकर आओगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट का अगर आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, हाफ आई टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो उसको रेस्ट में माना था, इनिशियली ये रेस्ट में थी, उसका यू 0 होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यहां से पता चल सकता है? हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ। एक्सेलरेशन भी तो पता नहीं है, पर सोच, एक्सेलरेशन की जगह फोर्स और मास दे के रखा है। हम तो बड़े ज्ञानी बच्चे हैं। फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इधर लिखेंगे टी स्क्वायर, ना पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 1 है और टी कितनी देर बाद पूछा? 2 सेकेंड का स्क्वायर। 10 ने 10 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। ये 2 मीटर चलने वाली है। कितनी चलने वाली है बच्चे? 2 मीटर। यहां पर हम लिखेंगे एफ, फोर्स की वैल्यू भी डाल दो। कितना लगा? 10 इंटू 2, आंसर इज 20 जूल। क्या आंसर आया? 20 जूल। अरे मेरी बात समझ में आई? जूल वर्क की यूनिट जूल। इसकी यूनिट के ऊपर चर्चा नहीं करी जाए। यूनिट वगैरह बताओ तो तुम्हें, वर्क की यूनिट वगैरह क्या होती है भाई? सीजीएस यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? सीजीएस एसआई में रिलेशन क्या है? हाँ, अरे हाँ कि ना, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। ये तो चर्चा करी नहीं सर, आपने बताया ही नहीं। वर्क का यूनिट क्या है बच्चे? देख, वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको न्यूटन इनटू मीटर, और प्यार से इसका नाम रखा गया बच्चे जूल। वर्क का यूनिट है जूल। क्या यूनिट है? जूल। अच्छा, ये कहां पर बेटा? एसआई सिस्टम में। कहां पर? एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जूल। बस चेक कि आप उधर देख पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका यूनिट है जूल, कैपिटल जे। क्या यूज करेंगे बच्चे? कैपिटल जे। बस इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा होगा। फिर भाई जूल आ गया। अब आप छोटे यूनिट की बात करें सीजीएस में, इधर देखो जरा, सीजीएस में देखो, न्यूटन को क्या लिखते हैं बेटा? 10 की पावर, या ऐसा लिखो, न्यूटन को पहले छोटा लिख दो, न्यूटन यानी कि डाइन, मीटर को सेंटीमीटर। 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ERG, अर्ग। सीजीएस यूनिट है बच्चे अर्ग। सीजीएस यूनिट इसकी क्या है? अर्ग, ERG। सीजीएस में इसको अर्ग कहा जाता है, एसआई में इसको जूल कहा जाता है। एक जूल किसके बराबर है? यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और बॉडी 1 मीटर चल दे तो उस पर किया गया वर्क 1 जूल होगा। सीजीएस में बोलो कि यदि किसी बॉडी पर 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए और बॉडी 1 सेंटीमीटर मूव करे तो उस पर किया गया वर्क 1 अर्ग है। और जरा समझे बच्चों एक रिलेशन को। वो रिलेशन ये कहता है, डाइन हाउ मच, न्यूटन को लिखो, न्यूटन में हाउ मच डाइन? 10 की पावर 5 डाइन। अरे हाँ कि ना? मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अरे हाँ कि ना? तो हमारे पास क्या बना बच्चे? 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। क्या इसी को हम अर्ग कहते हैं? और क्या इसे हम जूल कहते हैं? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। और बता जरा, एक दो चीजें और बता दे।
हाँ, क्या बताएगा? बता जरा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता, स्केलर वेक्टर क्या है ये बता जरा। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बड़े प्यारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़ते होंगे, पर आपने मेरे को बताया कि आपने बिना पढ़े लिखे, समझे क्या? चलो बताओ 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 बताओ। बोलो, जूल और ml2 t की पावर -2 कहाँ से आया भाई? फोर्स का रख दो, डिस्प्लेसमेंट का रख दो। फोर्स का ml t की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का t, l, डिस्प्लेसमेंट का l, ये डायमेंशन फॉर्मूला डालिए तो यू विल गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क ऐसी क्वांटिटी है, वैसे तो हम बता चुके हैं। कहाँ बताया है सर आपने? बेटा सबसे फर्स्ट में बताया था कि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी बच्चे? स्केलर है। वर्क में जोड़ने घटाने के लिए किसी तरीके के वेक्टर लॉ को यूज नहीं करते हम। ये स्केलर टाइप की क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट मिलकर बना हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इस क्वेश्चन के ऊपर अपने समय बिताएं और इसे सॉल्व करें बच्चे। क्वेश्चन ये है कि अब अपने चूंकि डॉट प्रोडक्ट को भी जरा चेक कर लें, क्या हम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट सीख कर आए हैं कि नहीं। मैंने कहा बच्चे कि सपोज आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें ये कहा जाए कि कहीं पर फोर्स लग रहा है बच्चे आई के प्लस 2 जे के प्लस 5 के, और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है, मान लेते हैं कि पहले वो S1 पर थी, उसका डिस्प्लेसमेंट था I प्लस 2 जे प्लस यहाँ पर 4 के, और कुछ समय बाद वो S2 पर चली गई जहां उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया? हो गया, मान लेते हैं कि ये हुआ -of I के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। तो बताओ वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स ने वर्क डन कितना किया? तो आपको वर्क निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? वर्क। चाहे तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए वीडियो को पॉज करके मेरे प्यारे बच्चों इसको जरा सॉल्व करके आंसर निकालें, और उसके बाद वीडियो को आगे देखें ताकि आप इसका आंसर चेक कर पाए। क्योंकि मेरे सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला, आपका कॉन्फिडेंस आप करेंगे तब बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल S2 माइनस S1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले कैलकुलेट कर ले, इसमें से ये गया कितना बचा भाई साहब? अब माइनस कैसे करते हैं? -1, -1 ब्रैकेट के बाहर आई के, इधर 2, -2 ब्रैकेट के बाहर जे के, इधर 3 -4 ब्रैकेट के बाहर के। So this is -2 I cap, this is 0 J cap, and this one is minus of K cap. This is the displacement, क्योंकि ये मीटर में दिया होगा, जिसमें भी दिया हो, मान लेते हैं मीटर में दिया है, मीटर में है और ये न्यूटन में है। ये फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नाउ फोर्स, फोर्स की वैल्यू रखी है आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे प्लस 5 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों किसके साथ? -2I प्लस 0 जे के माइनस के। सर जीरो को क्यों लिख रहे हैं? ताकि तुम गलती ना करो। जीरो को नहीं भी लिखें तो चल जाएगा, पर गलतियां करते हैं। आई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा आई के कंपोनेंट के साथ, यानी यह कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई विथ -2। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 1। नहीं आता तो सीखो थोड़ा सा। 2 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ -1। -2 0 -5, आंसर इज -7 जूल। भाई वर्क डन जो आया वो -7 जूल आया है हमारे पास। तो जब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया जाए तो ऐसा करना चाहिए, जब वेक्टर के बीच में एंगल वगैरह दिया जाए तो ऐसा,
एंगल दिया जाएगा तो कुछ इस तरीके से डील करेंगे। यहाँ पे कोई एंगल दे दिया, मान लो 53 दे दिया, इधर दे दिया, इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया 5 मीटर दे दिया, इधर 2 न्यूटन दे दिया। अब आपको कहा कि वर्क निकालिए, तो आप वर्क निकालने के लिए फिर यहाँ क्या यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। भाई ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ वेक्टर फॉर्म में है तो आपको ऐसे डील करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, तो हम ऐसे डील करेंगे, एंगल दिया हुआ है। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आई प्यारे बच्चों? अरे हाँ या ना? लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास m है। इफ अ ब्लॉक मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट d ऑफ द ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पर मेंशन है बेटा, जिसकी वैल्यू म्यू है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट d है। कितना डिस्प्लेसमेंट बच्चे? d। तो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ये जो फोर्स F लग रहा है इसने कितना इसके ऊपर वर्क डन किया वो आपको निकालना है। भाई वर्क डन अगर आपको निकालना है तो कुछ चीजें पहले समझ लें। जैसे इसने लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, है ना। जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी या तो हो सकती है रेस्ट में, या फिर हो सकती है बच्चे वो कहां पर, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में याद रखना, जब नेट फोर्स 0 है तो बॉडी दो जगह पर आपको मिल सकती है, या तो वो रेस्ट में है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि बॉडी पर फोर्स ना लगे तो अपनी स्टेट में चेंज नहीं कर सकती। तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उस पर नेट फोर्स 0 अगर है तो वो इन दो सिचुएशन में मिल सकती है। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले तो उसने कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमें एक चीज क्लियर हो गई, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। दूसरी, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट डी किया, हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है बच्चे? वर्क डन। तो जब मैं वर्क डन निकालने के लिए गया तो वर्क डन के लिए मुझे चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, डी। यानी कि इसे चाहो तो मैं लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन हो, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस क्वेश्चन में देखें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डी है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है बच्चे? डी। और फोर्स की वैल्यू एफ है और कॉस थीटा। अगर मुझे कहीं से फोर्स पता चल जाए कि ये फोर्स कितना है तो मैं इसका वर्क डन निकाल पाऊंगा। तो फोर्स निकालने के लिए हमने ये सोचा कि बॉडी बच्चे इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों होगी सोच, क्योंकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है। बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? 0। और क्यों 0 है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, जिसमें उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को डिजाइन किया जाए। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा बेटा जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो ऊपर की तरफ लगेगा। एक पीछे की तरफ लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। याद है फ्रिक्शन फोर्स? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलकर फ्रिक्शन बनाते हैं। और एक इसका आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट करेंगे ना एफ कॉस थीटा। देखो देखो क्या किया मैंने, इसका कंपोनेंट आगे की तरफ एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एक नीचे एम जी, और एक फोर्स बचे ऊपर जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स कौन सा बच गया? ऊपर दो फोर्स, एक एन और एक एफ। एक ऊपर की तरफ और लग रहा है जिसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो भाई ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है जो इसके ऊपर लगने वाले 1 2 3 4 और 5 फोर्सेस को बता रहा है। 1 2 3 4 और 5, ये बॉडी है जिसका मास m है। अभी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब एक्स डायरेक्शन में भी 0, वाई डायरेक्शन में भी 0। तो क्यों नेट का नेट फोर्स बैलेंस कर दिया जाए। भाई इसका जो एफ कॉस थीटा है वो म्यू एन के बराबर है, यानी कि मैं लिख सकता हूं एफ कॉस थीटा
इक्वल्स टू म्यू एन, नेट फोर्स जीरो इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को अपना जीरो लिख दिया, आगे एफ कॉस थीटा, पीछे म्यू इंटू एन। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन मेरे पास वर्टिकल फोर्सेस को देखो, यानी कि दूसरी इक्वेशन में मैं आपको वर्टिकल फोर्सेस को जीरो लिखकर दिखाना है, तो वर्टिकल फोर्सेस को जीरो लिखो, ऊपर एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर और एम जी कहा, नीचे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहां से क्या करें, एफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेशन 1 में लाओ और इसे एन को एलिमिनेट करो। देखो जरा कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से देखो एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू यहां से देखो बेटा कितनी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एफ साइन ऑफ थीटा। यहां से देखो मैंने एन की वैल्यू डाली, एन की वैल्यू यहां से एन निकालो, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा यहां पर रखा, यहां से एफ को निकालते हैं, एफ को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। उसको इधर ले आओ तो एफ को कॉमन करो, यहां पर बचेगा बच्चा कॉस थीटा, यहां पर बचेगा एफ, सॉरी यहां पर बचेगा म्यू साइन थीटा, इधर लाए कॉमन कर लिया, इधर बचा बच्चा म्यू एम जी, द फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो कितना लंबा चौड़ा सा फोर्स निकल गया है, ये वो फोर्स है जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा और हमें इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो उस फॉर्मूले, ये हमारा फोर्स को उठा के यहाँ डाल दिया जाए और फाइनल आंसर इज, फोर्स क्या है बेटा, म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू डी कॉस थीटा इंटू डी, और यहाँ पर एक लिख देते हैं कॉस थीटा, ये वाला। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। उम्मीद है कि आप भी कर पाए होंगे। आप सॉल्यूशन देखने से पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अगर आपका आंसर मैच हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आंसर आपके सामने है। ओके, तो इस क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कुछ नए सवालों की और बात करेंगे एनर्जी की।